हमारा शरीर ना सच में एक बेहद कॉम्प्लेक्स और हैरानखेज माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम है। हम अक्सर बाहरी दुनिया के एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे अंदर भी बसी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बारे में बात करेंगे। विजाइनल माइक्रोबायोम का विज्ञान, इसका नाजुक बैलेंस और इसमें आने वाली समस्याएं। 1 अरब मतलब 1 बिलियन। जी हाँ, इस एनवायरनमेंट के सिर्फ 1 मिलीलीटर में 1 अरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ये नंबर सुनने में ही कितना माइंड ब्लोइंग लगता है। आखिर इतनी घनी आबादी वाला इकोसिस्टम एक साथ मिलकर काम कैसे करता है? ये सच में कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक बेहद एक्टिव माइक्रोस्कोपिक दुनिया है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम इन 6 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहले इस माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम और इसके रक्षकों को समझेंगे। फिर बैक्टीरियल वैजिनोसिस और यीस्ट इन्फेक्शंस की मेडिकल रियलिटीज में जाएंगे और एंड में कॉमन ट्रिगर्स और इनके बचाव पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अ डायनामिक माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम। एक हेल्दी बेसलाइन एनवायरनमेंट जनरली क्लियर, ओडरलेस और थोड़ा विस्कस होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जगह स्टेराइल बिल्कुल नहीं होती, बल्कि परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। यहाँ नॉन पैथोजेंस यानी गुड बैक्टीरिया और पैथोजेंस का रेशियो लगभग 200 और 1 का होता है। यही बैलेंस इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गार्डियंस ऑफ द फ्लोरा। देखिए, हर इकोसिस्टम को बाहरी हमलावरों से बचाने के लिए एक हीरो चाहिए होता है। यहाँ वो हीरो है लैक्टोबैसिलस। ये इस माइक्रोबायोम का सबसे डोमिनेंट और प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया है, जिसमें एल क्रिस्पैटस और एल गैसेरी जैसे स्ट्रेन्स आते हैं। एक तरह से ये यहाँ का नेचुरल बॉडीगार्ड है, जो एक्टिवली ऑर्डर बनाए रखता है। लेकिन ये बॉडीगार्ड्स आखिर अपना काम कैसे करते हैं? इनका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सच में कमाल का है। लैक्टोबैसिली यहाँ का पीएच 3.8 से 4.5 के बीच मेंटेन रखते हैं, जो कि काफ़ी एसिडिक है। ऊपर से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। हाई एसिडिटी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम बनाता है, जो पैथोजेंस और यहाँ तक के एचआईवी जैसे वायरसेस के लिए भी एक टॉक्सिक माहौल पैदा कर देता है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बैक्टीरियल वैजिनोसिस एक्सप्लेन्ड। क्या होता है जब ये नेचुरल प्रोटेक्टर्स ओवरवेल्म हो जाते हैं? यहीं से शुरू होती है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस यानी बीवी। ये एक पॉलीमाइक्रोबायल शिफ्ट है, जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाले लैक्टोबैसिलाई की जगह बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया ले लेते हैं। यहां एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। बीवी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, ये बस एक इकोलॉजिकल बदलाव है। और हैरानी की बात यह है कि 50% से भी ज्यादा केसेस में इसके कोई सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। चलिए देखते हैं चौथा भाग, वल्वोवेजाइनल कैंडिडेसिस अनपैक्ड। ये दूसरे तरह का इम्बैलेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसका अनुभव बर्थ पर फीमेल असाइन किए गए लोगों में से लगभग 75% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर करते हैं। यहाँ फंगस को तेजी से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। एक मजेदार फैक्ट ये है कि 10 से 30% हेल्दी लोगों में ये फंगस नेचुरली मौजूद होता है, बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए। असली दिक्कत तब होती है जब इसका ओवर ग्रोथ होने लगता है। और ये पॉइंट्स इन दोनों स्थितियों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करते हैं। बीवी एक्चुअली एक नॉन इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरियल शिफ्ट है, मतलब इसमें वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, डिस्चार्ज पतला और ग्रेइश होता है और एक डिस्टिंक्ट ओडर आती है। दूसरी तरफ कैंडिडियासिस या यीस्ट इन्फेक्शन एक फंगल ओवरग्रोथ है जो हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें डिस्चार्ज गाढ़ा होता है और सिवियर इचिंग के साथ रेडनेस शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं पांचवें हिस्से पर, कॉमन ट्रिगर्स एंड रिस्क्स। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो उस 200 और 1 के परफेक्ट बैलेंस को डिस्टेबलाइज कर देती हैं? 2 सबसे बड़े कल्प्रिट सामने आते हैं। पहला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन को मारने के चक्कर में अनजाने में हमारे उन प्रोटेक्टिव लैक्टोबैसिली को भी खत्म कर देते हैं। और दूसरा, पुअरली मैनेज्ड ब्लड शुगर। ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर एक्चुअली उस फंगस को तेजी से ग्रो करने के लिए एज अ फ्यूल काम करती है। इसके अलावा भी कुछ बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी या हार्मोन थेरेपी से बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन या फिर किसी कारण से कमजोर पड़ चुका इम्यून सिस्टम। और हाँ, डूचिंग या बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल न करना भी बड़े ट्रिगर्स हैं। ये सभी चीज़ें बेसिकली पीएच या ईस्ट्रोजन लेवल्स को ऑल्टर कर देती हैं, जिससे इन पैथोजेंस को बढ़ने का एक ओपन इन्विटेशन मिल जाता है। अब आते हैं आखिरी और छठे भाग पर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। जब ये इकोसिस्टम अपना बैलेंस खो दे, तो मेडिकल साइंस इसे वापस हेल्दी बेसलाइन पर कैसे लाता है?
बीवी के लिए मेट्रोनिडाजोल जैसी टारगेटेड मेडिकेशंस का मेन अप्रोच होता है एक्सेस एनारोब्स को क्लियर आउट करना, ताकि हमारे हीरो लैक्टोबैसिलाई वापस आकर प्रॉपर्ली रीपॉपुलेट कर सकें। और कैंडिडियासिस के केसेस में एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल होता है जो नेचुरली फंगस के ओवरग्रोथ को दबाने का काम करती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा डेली इकोलॉजिकल मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। कुछ सिंपल प्रिवेंटिव स्टेप्स काफ़ी फर्क डाल सकते हैं, जैसे कॉटन क्रॉच अंडरवेयर पहनना, डूचिंग और सेंटेड प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहना, गीले कपड़े जल्दी बदलना और बिना सख्त ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स ना लेना। ये छोटी छोटी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें एक आदर्श फिजिकल एनवायरनमेंट बनाए रखने में मदद करती हैं, जहां हेल्दी फ्लोरा आराम से फ्लरिश कर सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस इन माइक्रोस्कोपिक दुनियाओं के नाजुक बैलेंस को अनकवर कर रहा है, आगे चलकर ये माइक्रोबायोम ह्यूमन हेल्थ की और कौन-कौन सी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद करेगा। ह्यूमन बायोलॉजी सच में कितनी कॉम्प्लेक्स और हैरातंगेज है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस सब्जेक्ट को इतने करीब से देखकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा।